हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आज आपको कक्षा 10 बायोलॉजी चैप्टर 6 लैब जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है। ये वीडियो मेरा पार्ट 1 है। इससे पहले मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो डाल चुका हूँ, उसे आप मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट भी दें। तो समय न गंवाते हुए आगे हम शुरू करते हैं। इसमें ये लाइफ प्रोसेस जो है, इसमें क्या है कि जीवन कैसे चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले जीवन किस में होता है, सजीवों में होता है और निर्जीव। तो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है वो है सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव ये आप कक्षा 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो सजीव को क्या कहते हैं, हिंदी में लिविंग बोलते हैं, इंग्लिश में सजीव को लिविंग, और एंड निर्जीव को नॉन लिविंग कहते हैं। नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, सजीव और निर्जीव क्या है, ये आप पढ़ेंगे। तो सजीव क्या है, अगर हम सजीव की बात करी जाए, इसी में आप देखें तो देखिए सजीव, अगर हम सजीव की बात करें तो पहली बात तो क्या है, पहला लक्षण कि सजीव चल फिर सकते हैं। सॉरी, कहने का मतलब गति करते हैं, यानी चल फिर सकते हैं, गति करते हैं। दूसरा, सजीव सांस लेते हैं। तीसरा, सजीव सुख दुख का अनुभव करते हैं, कि सुख और दुख इन दोनों का अनुभव करते हैं। सजीव सुख दुख का अनुभव करते हैं। और सजीव आप जानते हैं कि भोजन भी ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ये तो सजीव के कुछ लक्षण हुए। इसी प्रकार से निर्जीव में अगर आप देखेंगे तो निर्जीव चल फिर नहीं सकते हैं। बात की जाए, निर्जीव श्वसन क्रिया यानी कि श्वास नहीं लेते हैं, श्वास नहीं लेते हैं, श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। और इनमें कोई संवेदन गति भी नहीं होती, संवेदनशील नहीं होते हैं, अर्थात सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। और निर्जीव जो है भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ये हमारे सजीव और निर्जीव के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि आपने विषाणु का नाम सुना होगा, यानी कि जो विषाणु होता है, वायरस जिसे बोलते हैं, विषाणु, इसको वायरस कहते हैं। यह यानी कि एक प्रकार से सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, और अर्थात इसमें आणविक गति नहीं होती। इसमें कोई भी जो आणविक गति है, आणविक मोशन है, आणविक गति नहीं होती, इसमें आणविक गति नहीं होती, गति नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव की यानी कि बॉडी में आते हैं, जैसे ये सजीव की बॉडी में आते हैं तो इनमें यानी कि ये क्रिएटिव हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, और ये फिर यानी कि इनकी जो क्रियाशीलता है वो सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, बीच की कड़ी। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो वायरस या विषाणु है। वायरस की खोज आइवानोवस्की ने की थी। आप जानते हैं कि इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक था आइवानोवस्की, इन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। तो वे मोजेक वायरस है तंबाकू के पौधे पर। ठीक है, अगला हमारा इसके बाद टॉपिक है कि जैव प्रोसेस जो है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में बताओ। हाँ, तो देखिए अगला जो है हमारा जैव प्रक्रम, अगला टॉपिक है। इसको लाइफ प्रोसेस चैप्टर का भी नाम इसी के आधार पर। क्या है लाइफ प्रोसेस, तो वे सभी प्रक्रम या प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी वे सारी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से माने सभी जुड़कर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वह सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में
इसके अंतर्गत कई सारी क्रियाएं हैं, जैसे नंबर 1 है आपका पोषण, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर 2 आपका श्वसन, रेस्पिरेशन, और नंबर 3 उत्सर्जन। देखिए पोषण क्या है, आप सब जानते हैं कि जो हम लेते हैं शरीर में, यानी भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट आदि सारी जो चीजें होती हैं, प्रोटीन आदि, वो सब हम लेते हैं उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में, वो सब पोषण के अंतर्गत आते हैं। और अगर हमें लिखना भी है कि पोषण क्या है, तो इसके लिए आप ऊर्जा के स्रोतों को भोजन तथा शरीर के अंदर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये ऊर्जा के स्रोतों को, ऊर्जा के स्रोतों को भोजन, ऊर्जा के स्रोतों को भोजन तथा शरीर के अंदर, भोजन तथा शरीर के अंदर, शरीर के अंदर लेने की, यानी शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, लेने की प्रक्रिया या प्रक्रम को पोषण कहते हैं, को पोषण कहते हैं। ये शॉर्ट में हो गया आपका, यानी ऊर्जा के स्रोत को भोजन, जो ऊर्जा जिनसे हमें मिलती है भोजन तथा शरीर के अंदर, ऊर्जा के स्रोत हम अपने भोजन में लेते हैं और शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है वो पोषण। जैसे मैंने बताया था अभी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और मिनरल्स आदि जो हम लेते हैं वो सब पोषण के अंतर्गत आते हैं। पोषण के बाद में अगला आता है आपका, पोषण के बाद में है श्वसन, यानी रेस्पिरेशन क्या है। अभी इसको मैं पोषण को डिटेल में भी बताऊंगा। अब आप इसके बाद में श्वसन या रेस्पिरेशन, आप श्वसन जानते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मानव क्या है, वायुमंडल से O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, ये श्वसन के अंतर्गत आ गया। जबकि पेड़ पौधे जो श्वसन करते हैं वो क्या करते हैं, वो CO2 लेते हैं, यानी कि CO2 लेते हैं, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 देते हैं, ये श्वसन हो गया। कहने का मतलब CO2 लेना पेड़ पौधों द्वारा और ऑक्सीजन देना, ये पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया है। और जंतुओं में ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, ये श्वसन की प्रक्रिया है। अर्थात शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों से विघटन के पश्चात यानी श्वसन प्रक्रिया होती है। अर्थात ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, इसे आप श्वसन की प्रक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद में तीसरा टॉपिक है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। इसमें क्या है उत्सर्जन, आप सब जानते हैं कि हमारे जब हम कुछ भोज्य पदार्थ आदि खाते हैं तो उसमें कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। टॉक्सिक का मतलब जहरीले विषाक्त पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए है या हमारे लिए आवश्यक नहीं होते। ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इस क्रिया को उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। शरीर में बने जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, व्यर्थ पदार्थ होते हैं, शरीर में बने, आप यहां लिख सकते हैं शरीर में बने अपशिष्ट या व्यर्थ पदार्थ बोलते हैं, व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे जो हम पानी पीते हैं वो पानी यानी कि हमारे पसीने के द्वारा, स्वीट यानी पसीने के द्वारा या फिर मूत्र के द्वारा, यानी कि ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ये सब उत्सर्जन की प्रक्रिया है। जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं वह भोज्य पदार्थ यानी जो भोजन है वो पाचन अवशोषण के बाद में इसका भी मल विसर्जन की जो क्रिया होती है,
मल विसर्जन, ये भी आप उत्सर्जन कह सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो ये है कि जो हम हमारे ब्लड को छान कर, जो किडनी है, वृक्क है, वो इसे यानी कि छान कर मूत्र में परिवर्तित करते हैं और यूरिक एसिड यानी कि इससे बनता है, और उस मूत्र को बाहर करने की क्रिया को हम उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अब मैं इसको जो पहला टॉपिक है यानी कि पोषण, इसका डिटेल में अभी बताऊंगा आपको मैं। देखिए इसके बाद में इसमें पहला टॉपिक है पोषण, न्यूट्रिशन। इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्या है। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। मैंने बताया था कोई भी जीव, जैसे आप हैं या मैं हूं, जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जीवों द्वारा भोजन, और भोजन में जो पोषक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन आदि, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उनको प्राप्त कर रहे हैं हम, इस जिस क्रिया को प्राप्त कर रहे हैं इस क्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन से हमें जो हो रहा है, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है जो भोजन नहीं कर पाता तो उसके लिए हम पोषण कैसे देते हैं, तो उसे आपने देखा होगा कि ग्लूकोज आदि उसके माध्यम से पोषक तत्व दिए जाते हैं, नाक के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये सब यानी कि जो भी हम प्राप्त करेंगे भोजन के रूप में, जो स्रोत जो पोषक तत्व प्राप्त करेंगे उन्हें हम पोषण के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा है, इसमें आपको देखा जाए तो पहले इसका फ्लो चार्ट मैंने बनाया, एक ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत में क्या है, ऊर्जा स्रोत में आपका वो सब आते हैं, यानी कि ऊर्जा स्रोत में आप भोजन कह सकते हैं कि भोजन ऊर्जा स्रोत में है। और इसमें आपके भोजन में होते क्या है, आप देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें भोजन में। आप सबसे ज्यादा तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा विटामिन चाहिए हमारी बॉडी में रक्षा के लिए, विटामिन, तीसरा यानी कि प्रोटीन, और आपका खनिज लवण आदि, जल भी होता है इसी में। ये सब जो है आप देखें भोजन ऊर्जा स्रोत हम लेते हैं, और ये ऊर्जा स्रोत लेने से हमारा क्या होता है, जब हम भोजन अच्छा लेते हैं, डाइट अच्छी होती है, तो आप देखते हैं कि शरीर में वृद्धि होती है। कि हम क्यों लेते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए। अच्छा, जब हम भोजन लेंगे, सारे पोषक तत्व लेंगे तो हमारे शारीरिक वृद्धि होगी, और शरीर में वृद्धि, ये जो पोषक तत्व है ये क्या करते हैं, टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। कहने का मतलब जो ऊतक जो होते हैं, इनसे ये जो हमारे शरीर में टिश्यू जो बनते हैं वह टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। टूट फूट की जो मरम्मत है उससे यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। जैसे आपने देखा होगा कि इस समय कोरोना संकट चल रहा है, यानी कि महामारी है बहुत तगड़ी। अगर आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित है, तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित है तो आपको कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो आएगा। देखिए हम यहाँ भी खड़े हैं या आप हैं, तो हर सेकेंड पे लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में वायरस, बैक्टीरिया हमसे अटैक करते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है तो कुछ कर नहीं पाते। जैसे आपने देखा होगा कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हो और उस पर गोली मार दी जाए तो गोली उससे टकरा कर वापस लौट जाएगी। इसी प्रकार से हमारे अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता है, तो वो जो जीवाणु विषाणु है कोई हम पे प्रभाव नहीं डालेंगे और वो वापस लौट जाएंगे। ठीक है, आगे बात आई पोषण। पोषण किस तरह का होता है, पोषण में ये भी दो तरह का, पोषण की प्रक्रिया दो तरह की होती है। नंबर एक, स्वपोषी पोषण होता है। पोषण की प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी या विषम पोषी कहते हैं। यानी कि स्वपोषी और दूसरा आप परपोषी या विषम पोषी कह सकते हैं, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, स्वपोषी की प्रक्रिया जैसे अब आए तो आप इनमें आप फौरन जैसे ही स्वपोषी का नाम, स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी आप इन्हें पादपों को ले सकते हैं, जो हरे पादप होते हैं इन्हें आप स्वपोषी कह सकते हैं, हरे पादप, ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। विषम पोषी में अगर आप बात करें तो सारे जो जंतु हैं, जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु, वो जीव में तो पौधे भी आते हैं, लेकिन हरे पादप या पौधे ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं और ये विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं जो पौधे। अब
स्वपोषी होते क्या हैं? वे जीव, जीव में जंतु और पौधे दोनों आते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी के अंतर्गत लेते हैं। और वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं या दूसरों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम विषम पोषी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी की बात कभी भी पूछते हैं तो ये बहुत क्वेश्चन आता है। हरे पादपों को, ये हरे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं हमारे द्वारा छोड़ी हुई या जंतुओं द्वारा, और ऑक्सीजन देते हैं, और साथ ही पौधे की पत्तियों में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जबकि जीव जंतु होते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, ये सब जो है हम विषम पोषी कहते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे जीवों का मांस या हरे पौधों को खाकर ही जीवित रहते हैं, इसलिए हमारा पोषण विषम पोषी पोषण होता है। नेक्स्ट है पोषण। इसमें स्वपोषी पोषण क्या है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इंग्लिश में बोलते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी जीव जो होते हैं वो अकार्बनिक यौगिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक यौगिक। देखिए दो तरह के यौगिक होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अर्थात सजीवों से प्राप्त होते हैं, और अकार्बनिक होते हैं जो इनके अलग मिलते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं। अर्थात स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण के अंतर्गत लेते हैं। इसमें कुछ जीवाणु और सभी हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं। ठीक, हरे पौधे कैसे करते हैं इससे पहले ही मैंने बताया। आपने देखा होगा कि जो ये मैंने एक पत्ती बनाई है, हरे पौधे, पत्ती का जो आगे वाला जो सिरा, देखिए ये जो सिरा होता है, ये इसको हम पर्णाग्र बोलते हैं। पत्ती का आगे का, इसे हम पर्णाग्र, पर्ण माने पत्ती, आग्र माने आगे का भाग, पर्णाग्र। और जो ये जो पूरा भाग होता है यानी कि यहां से इतना जो है, ये यहां से यहां तक, इसे हम पर्ण फलक बोलते हैं। पर्ण फलक, पर्ण फलक। और जो बीच में जो सिरा होती है इसको हम मध्य सिरा कहते हैं। बीच में जो सिरा होती है इसका जो नाम, इसको हम मध्य सिरा कहते हैं। इसको आपको याद होना चाहिए, मध्य सिरा, मध्य सिरा होती है। और ये जो है ये आपकी सिराएं होती हैं, सिराएं जैसे धमनी और सिरा हमारे अंदर होती हैं ऐसी ही है। तो पत्ती में पत्ती आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं। कौन सी गैस? CO2। वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं और जड़ों से पानी लेते हैं, H2। और वायु में इनकी जो सूर्य के प्रकाश में, इनकी सूर्य का प्रकाश, सूर्य से लेते हैं, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक वर्णक होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। यानी क्लोरोफिल वर्णक की वजह से सूर्य के प्रकाश लेकर पौधे यानी कि और वायुमंडल से CO2 और पानी लेकर क्या बनाते हैं? ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस ग्लूकोज के बाद में ये ऑक्सीजन देते हैं, इनकी ऑक्सीजन O2 देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। अब देखिए दोबारा आप देख लीजिए थोड़ा सावधानी से कि पेड़ पौधे जो हरे पादप हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हरे पौधों की, हरे पादप या पौधे, पादप को ही पौधे कहते हैं। हरे पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं। इनकी जो वायुमंडल जो होता है, जहां आपकी वायु होती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं और जड़ से क्या लेते हैं? जो जड़ें होती हैं, जड़ों के माध्यम से पानी और खनिज लेते हैं, पानी और खनिज लवण लेते हैं। और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं। और क्लोरोफिल इनमें होता है पत्ती में, क्योंकि इनका रंग हरा होता है। इसकी उपस्थिति में ये यानी कि मंड का निर्माण करते हैं। मंड या इसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, सॉरी इसका जो नाम है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और इसे हम मंड भी कहते हैं।
ग्लूकोज मंड और ऑक्सीजन गैस देते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए जो प्राणवायु गैस है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड होती है। ऑक्सीजन, अब देखिए अगर आप बैलेंस की बात करें तो 6 से यहाँ गुणा कर लो तो C के 6 हो गए, H के 12, 6 से यहाँ गुणा कर लो और यहाँ भी आप 6 से कर लें तो ये पूरा हो रहा है। देखिए C के यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 हो गए और O के यहाँ 2 है, 2 6 12, O के यहाँ 6 ये हो गए और 6 दूनी 12 और यहाँ पर देखिए 2 6 12 और 6 कम 6 12 6 18, यहाँ 6 ये 6 दूनी 12 और हाइड्रोजन 6 दूनी 12 पूरा ग्लूकोज। ये श्वसन की प्रक्रिया भी है कि श्वसन की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, इसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कहते हैं, इसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो यही है, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप इसमें आते हैं कि पर्णफलक, पर्णाग्र, मध्यशिरा और शिरा ये पौधे की उसमें होता है। अच्छा इसमें देखिए जो बीच वाली शिरा होती है इसको, इसमें ये वाला जो बाहर वाला भाग होता है इसमें फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम। और जो अंदर होता है इसमें जो काला सा भाग दिया है इसे हम जाइलम कहते हैं। जाइलम, जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलकर संवहन मंडल का कार्य करते हैं, अर्थात ये संवहन मंडल होता है। संवहन मंडल, संवहन मंडल, संवहन मंडल में फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि जो जमीन से पानी और खनिज लवण का जो है उसको फ्लोएम जो है जाइलम, जाइलम का कार्य होता है जमीन में जो पौधे की जड़ें होती हैं उसके माध्यम से, यानी कि तने के माध्यम से फ्लोएम जो पानी और खनिज लवण है उसको पत्ती तक पहुंचाता है और पौधे के अन्य भाग तक। पत्ती में क्या मंड बनता है या ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को जो फ्लोएम है वो पौधे के अन्य भाग जैसे कि फल, बीज आदि तक और सब जगह पहुंचाता है। पत्ती में चूंकि भोजन बनता है इसलिए इसको पौधे का किचन भी कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी एक काट काटें और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखें, इस काट को काट के अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इसमें ये सेल्स हैं, कुछ इस तरह से सेल्स मिलेंगी। जो सबसे बाहरी परत है इसको हम बृहत्त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि ये आपकी ऊपरी बृहत्त्वचा होती है, सबसे ऊपर जो होती है इसको हम कहते हैं ऊपरी बृहत्त्वचा। इंग्लिश में इसे एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। और जो सबसे नीचे जो होती है, नीचे वाली अगर देखा जाए तो ये निचली सतह या अंतःत्वचा कहेंगे, इसे हम निचली बृहत्त्वचा कहेंगे, निचली बृहत्त्वचा। इसको एंडोडर्मिस कहते हैं इंग्लिश में, एंडोडर्मिस। इसमें बीच बीच में जो खाली जगह है ये वायु कोश होते हैं, एयर स्पेसेस बोलते हैं। ये जो है आपके जो खाली जगह होती है इसको आप वायु कोश कहते हैं। वायु कोश, खाली जगह को वायु भरी होती है इसलिए वायु कोश या इन्हें एयर स्पेसेस बोलते हैं, एयर स्पेसेस। ठीक है, और इसमें आप देखें जो इसमें बीच बीच में जो ये बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी ये जो संरचनाएं हैं ये जो है इस तरह से बनी हुई, इनको हम हरित लवक कहते हैं। हरित लवक, इसमें हरित क्योंकि पौधे में हरित लवक, इनको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्योंकि इनमें पत्ती का रंग हरा होता है तो बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट भरा होता है, हरित लवक। और जो ये वाली जो सेल होती है इनको हम गार्ड सेल यानी कि द्वार कोशिकाएं कहते हैं, द्वारक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। ये जो है आपकी ये द्वार कोशिकाएं। देखिए इस चित्र का तो मैं इधर नीचे ये मिटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे चित्र का वर्णन है इस तरह से।
द्वार कोशिका, वायु कोश और निचली सतह हरित लवक होते हैं। इसमें बीच में जितने भी ये सारे जो है ये सब हरित लवक हैं, ये सारे हरित लवक हैं। देखें इसको, इसी के हिसाब से अगर आप देखें कि अगर, अच्छा ये प्रक्रिया होती क्या है, पौधे में रंध्र जो होते हैं उनके द्वारा क्रिया होती है। ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये मैं पहले इनमें पौधे के रंध्र की संरचना दी है, रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना। रंध्र ऐसा होता है, रंध्र जिसको आप छिद्र बोलते हैं। पौधे की पत्ती के एक तरफ तो आपने कहा होगा ऊपर वाला जो चिकना सतह होता है, इधर रंध्र जो है बंद होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर उल्टा देखेंगे तो खुरदरा होता है, वहां रंध्र होते हैं। रंध्र की इस तरह की सेल हो गए। इसमें रंध्र में ये जो है ये देखिए ना, ये जो संरचना ये वाली, ये हरित लवक है। क्या है? हरित लवक। और ये जो है इस तरह की जो सेल है, एक जैसे कि काजू के तरह की जो है, इनको आप गार्ड सेल कहते हैं या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। कहते हैं द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, या इंग्लिश में गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स बोलते हैं। और जो बीच में जो खाली जगह होता है ये रंध्र होता है, इसको हम रंध्र कहते हैं, रंध्र, रंध्र या आप छिद्र भी कह देते हैं। इंग्लिश में से स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा। ये चित्र आपको याद होने चाहिए। और इसमें हरित लवक होता है, तो इस तरह की संरचना है। मैं इसमें आपको, अब अगर आप देखें कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया थी उसमें हमारा, यानी कि आप देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, एक तो नंबर एक चीज क्लोरोफिल आवश्यक है, कि जिनमें क्लोरोफिल होगा अर्थात जिनका रंग हरा होता है उसी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। अगर आप प्रकाश संश्लेषण की बात करें, प्रकाश संश्लेषण, तो ये क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक तो क्लोरोफिल होना आवश्यक है। अगर हरी पत्ती नहीं है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। दूसरी चीज, जो प्रकाश ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा ये रासायनिक ऊर्जा में यानी कि परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा जो परिवर्तित होती है, रूपांतरण होता है इसका। जो प्रकाश ऊर्जा है इसका रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। और आप देखेंगे कि इसमें जो जल है, जल का अपघटन होता है। जल का सूत्र आप जानते हैं H2O। H2O क्या होता है? अपघटन होता है इसका, अपघटन। अपघटन माने टूट जाता है, किसमें? H2 में और O2 में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, यानी कि ये आपका C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, संश्लेषण या निर्माण। ठीक है, संश्लेषण होता है। आप इसको सही से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और पूरी तरह से, यानी कि आप इसको बना लेंगे। ये वाला चित्र ये भी बनेगा और ये भी बनेगा और ये भी। इसके बाद में मैं आपको अब विषम कोशी पोषण पढ़ाऊंगा। देखिए, इससे अगला जो टॉपिक है वो मेरा विषम कोशी पोषण में पढ़ाऊंगा आपको। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है वहां ऑल, बेल आइकन पर जो है आपका ऑल, इसको आप कर लें ताकि मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। और नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। अब मैं आज का आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, होमवर्क। इसको आप देख लें। पहला जो है, एक अभी मैंने आपको जो जितनी डेफिनेशन बताई है, जैसे कि इनकी डेफिनेशन आपको दोबारा याद करके लिखना है। पोषण, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, श्वसन और उत्सर्जन, इनकी आप परिभाषा याद करें और लिखें। और चित्र बनाने हैं आपको। एक तो पहला जो है आपको पत्ती की अनुप्रस्थ काट, जो पत्ती है, पत्ती की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है, जो मैंने अभी समझाया था। अनुप्रस्थ काट,
जो सेल यानी पत्ती के अलावा जो दूसरा मैंने बताया है वो अनुप्रस्थ उसे बनाना है दोबारा। और आपको दूसरा रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना का चित्र भी बनाना है, रंध्र की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। और अपना काम समय पर करते रहें। अगली वीडियो में पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें आपको ये जो विषम पोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। तब तक जय हिंद।